तो अब इसमें क्या होता है, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना। इसमें ऐसे द्रव होते हैं जो आपस में मिलते नहीं हैं, ठीक है, तो उनको हम अलग करते हैं। जैसे कि ये है मिट्टी का तेल और पानी। तो इसमें क्या होता है, दोनों को एक बर्तन में हम रख देते हैं। अगर वैसे छोड़ देते हैं तो अब मिट्टी का तेल क्या है, ऊपर आ जाता है, ठीक है, और पानी नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टोंटी ऐसी इस तरह का एक टोंटी लगी होती है, इस तरह का बर्तन होता है। तो हम क्या करते हैं, अब क्योंकि इसका घनत्व, जिस पानी का घनत्व ज़्यादा है तो वो नीचे बैठ जाता है, मिट्टी के तेल का घनत्व कम होता है तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि अघुलनशीलता इसी के कारण है इनमें। तो अब क्या करते हैं हम, जैसे हम यहाँ से टोंटी खोलते हैं तो पानी निकल जाता है। जब पूरा पानी निकल जाता है तो टोंटी रोक देते हैं। जैसे मिट्टी का तेल नीचे पहुँचता है तब टोंटी को हम रोक देते हैं। पानी को फिर हम अलग बर्तन में रख लेते हैं, मिट्टी के तेल को हम अलग बर्तन में रख देते हैं। ये भी एक विधि है, ठीक है। तो आसान विधि है। इसके बाद फिर अगली एक विधि है और आती है इसमें, इसे जो है पृथक्कारी कीप कहते हैं। अब इसमें एक अगली विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी तो जो असली क्रोमेटोग्राफी यंत्र होता है वो थोड़ा जटिल होता है, लेकिन एक इसमें सिद्धांत दिया गया है, किताब में भी आपने देखा होगा। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि ऐसा कोई विलयन है जिसमें बहुत सारे विलेय पदार्थ घुले हुए हैं, जैसे कि कोई स्याही है, कोई डाई है, तो उसमें क्या है, बहुत सारे विलेय, तरह तरह के रंग उसमें घुले हुए रहते हैं। तो उन सबको अगर हमें अलग अलग करना हो तो कैसे करते हैं, तो उसमें एक विधि रहती है। जैसे कि ऐसे पानी होता है ना, एक स्ट्रिप होती है, पट्टी, उस पट्टी को क्या करते हैं, ऐसे पानी में डुबाते हैं। उस पट्टी पे क्या होता है, एक हमने इस तरह से लाइन खींची होती है, उस लाइन के ऊपर हम एक बूंद डालते हैं। जिस स्याही, जिस डाई को हमने, जिसके पदार्थों को हमने अलग अलग करना है, उसको हम एक बूंद डालते हैं। उसके बाद फिर उसको हम इस तरह से बर्तन में हम रखते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये जो स्ट्रिप होती है ये पानी को सोखने वाली होती है। तो ये पानी को जैसे जैसे सोखती है तो जो डाई, जो रंजक जो होता है, ज़्यादा घुलनशील होता है पानी में, वो तेज़ी से ऊपर उठता है, और जो कम घुलनशील होता है वो थोड़ा नीचे रह जाता है। तो इस तरह से हमें अलग अलग रंग के जो विलेय जो उसमें घुले हुए थे, अलग अलग विलेय, वो सारे हमें मिल जाते हैं। तो ये एक विधि होती है, ये एक सिद्धांत है। जो इसका असली जो यंत्र होता है वो थोड़ा बहुत जटिल होता है, ठीक है। तो उसमें इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो ये है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो जब क्या होते हैं, बहुत से विलेय एक ही विलायक में घुले हुए रहते हैं, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आता है, अगला है आसवन विधि। आसवन विधि, आसवन विधि आपने चित्र देखा होगा किताब में। आसवन विधि में क्या होता है, इस विधि का प्रयोग दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है, जो एक दूसरे में क्या होते हैं, घुलनशील, यानी कि घुले हुए होते हैं। अब ऊपर हमने देखा था यहाँ पे अघुलनशील थे, लेकिन अब ऐसा मिश्रण हमें मिल जाए कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा कोई द्रव हैं, कोई रखे हुए हैं और वो अघुलनशील हैं, ठीक है, मतलब वो घुलनशील हैं। तो उनको कैसे अलग करेंगे हम, और साथ ही साथ क्या है, जिनके कथनांकों के बीच में ज़्यादा अंतराल होता है, कम अंतराल नहीं, कम अंतराल में तो नहीं होगा, पर थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्वथनांक मैंने बताया था इससे पहले क्या होता है, ठीक है। और जो साथ ही बिना विघटित हुए उबलते हैं, यानी कि ऐसा ना हो कि हमने गर्म कर दिया और वो विघटित हो जाएं, किसी और चीज़ में बदल जाएं, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसा पानी है ना, पानी को गर्म करते हैं तो वो उसकी भाप जो होती है वो भी पानी ही होती है। ठंडा करने के बाद उसे हम
वो पानी के ही रूप में आती है। तो ऐसे मिश्रण जो बिना विघटित हुए उबलते हैं और जिनके क्वथनांकों के बीच में अधिक अंतर होता है, ठीक है, एक दूसरे में घुले हुए होते हैं, तो उनके मिश्रण के घटकों को हम आसवन विधि द्वारा अलग अलग करते हैं। ठीक है। अब अगर क्वथनांकों के बीच अंतर की बात करें तो अगर ये 25 केल्विन से कम का होता है तो तब हम एक विशेष आसवन विधि का उपयोग करते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आसवन क्या है, प्रभाजी आसवन क्या है। आसवन विधि में बस एक खाली इस तरह की, जैसे ये गोल पेंदी का फ्लास हो गया, नीचे बुनसन बर्नर हो गया, ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक बस खाली एक नली इस तरह की लगी हुई होती है और यहाँ से फिर ये दूसरे बर्तन में यहाँ से इसकी भाप बनती है। दो जैसे मिश्रण रखे हुए हैं, एसीटोन है और पानी जैसे रखा हुआ है ना, तो जिसका क्वथनांक जो होगा वो कम होगा, तो वो कम तापमान पे ही वो पहले उबलने लगेगा। पहले उसकी वाष्प बनेगी, वाष्प बन के ये इधर आएगी, ऊपर जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, एक कंडेंसेटर लगा होता है, संगणक बोलते हैं जिसे। इसमें ठंडा पानी, इधर से ठंडा पानी आता है, इधर से ठंडा पानी वापस बाहर निकल जाता है। तो ये उस वाष्प को ठंडा कर देता है, फिर वो भाप जो होती है द्रव रूप में आ जाती है। जब ये पूरा अलग हो जाता है, जैसे एसीटोन है, अलग हो जाता है, तो इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको अलग रख लेते हैं। या फिर जब दो से अधिक और मिश्रण है तो उनमें एक एक करके उन्हें हम अलग अलग, जैसे जैसे वाष्प बनती है, एक अलग हुआ फिर अगला बर्तन लाए उसको रख के, इस तरह से हम अलग अलग करते हैं। तो ये तो आसवन विधि होगी। प्रभाजी आसवन में क्या होता है, एक जो यहाँ पे जो ये फ्लास्क होता है, इसकी जगह पे कुछ इस तरह का स्तंभ हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसमें कांच की गोलियां होती हैं, ये क्या करती हैं, संगणक का कार्य करती हैं और सरफेस प्रदान करती हैं। ठीक है। भाप को ठंडा होने के लिए सरफेस, सतह प्रदान करती हैं। तो ये 25 केल्विन से कम अंतराल जिनका क्वथनांकों का होता है, उसके लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह से हम जो है वायु के अगर अलग अलग गैसों को हमें अलग अलग करना है तो कैसे करते हैं, उसका भी एक तरीका होता है। ये भी एक तरह की विधि होती है। जैसे कि वायु है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं और इसको थोड़ा दबाव, कंप्रेस्ड करते हैं।